So, hello students, good morning once again. तो केमिकल काइनेटिक्स में अब तक हमने फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन प्लस उसका एप्लीकेशन एंड लेटर मेथड्स फॉर डिटरमिनिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। मेथड्स फॉर डिटरमिनिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में दो मेथड मैंने आपको करा दिया, हाफ लाइफ मेथड एंड इनिशियल रेट मेथड। अब एक मेथड रहता है, लेकिन आज जैसा मैंने कहा था कि पहले हम डीपीपी सॉल्व करेंगे, डीपीपी 2.2, जिसमें 10 सब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं। दोज क्वेश्चंस आर रियली वेरी गुड क्वेश्चन। आपने ट्राई कर लिया होगा अब तक, तो आज पहले हम उसको जरा एक बार देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं डीपीपी 2 के। क्या इंफॉर्मेशन है क्वेश्चन में? फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा so that the decomposition of hydrogen peroxide in aqueous solution is a first order reaction, and then what is the value of rate constant। हमें इस डेटा से ये प्रूव करना है कि डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड एक फर्स्ट ऑर्डर प्रोसेस है। डेटा क्या दिया है? टाइम एंड वॉल्यूम ऑफ पोटेशियम पर मैग्नेट रिक्वायर्ड टू ऑक्सीडाइज H2O2। तो यहां से क्या इंफॉर्मेशन हम ले सकते हैं? हम सबको मालूम है कि पोटेशियम परमैंगनेट ऑक्सीडाइज करेगा H2O2 को ऑक्सीजन में और खुद रिड्यूस होगा Mn+2 में। और इसलिए वॉल्यूम ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट will represent the moles of potassium permanganate, and moles of potassium permanganate will be related to moles of H2O2। तो हम कह सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ परमैंगनेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल्स ऑफ H2O2 होगा। और इसलिए इसे हम सॉल्व करने के लिए हम फर्स्ट ऑर्डर इंटीग्रल रेट लॉ यूज करेंगे टू वेरीफाई दैट दिस डिकम्पोजिशन इज एक्चुअली फर्स्ट ऑर्डर। और उसमें हम क्या करेंगे कि T इज इक्वल टू ln ऑफ A0 बाय A के जगह पे अब हम आज लिखेंगे ln ऑफ V0 अपॉन V। यहाँ पे V इनिशियल वॉल्यूम होगा पोटेशियम परमैंगनेट का, वो इनिशियल मोल्स ऑफ H2O2 को रिप्रेजेंट करेगा और V मोल्स ऑफ H2O2 रिमेनिंग अनडिसोसिएटेड को रिप्रेजेंट करेगा। और इसके थ्रू हम दो डिफरेंट टाइम पे अगर हम K को सॉल्व कर लें और वो K अगर इक्वल आ जाए तो इससे ये एस्टेब्लिश हो जाएगा कि ये फर्स्ट ऑर्डर डिकम्पोजिशन है। अगर हम K इंटू 10 सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा? ln ऑफ V0 25 अपॉन V एट 10 इज 20। और अगर हम K से 20 पे सॉल्व करें, K 20 पे सॉल्व करें तो ये हो जाएगा ln ऑफ V0 is 25 upon V is 15.7। और यहां से अगर हम दो K का वैल्यू निकाल के उसको इक्वल प्रूव कर दें तो अगर मान लो फर्स्ट यहां से हम लिख लें इसे फिलहाल के लिए K1 और इसे K2, तो K1 क्या हो जाएगा? 10 ln
5/4, ये हो जाएगा 10 इंटू 2.3 इंटू log 5 माइनस log 4, और ये आ जाएगा 23 इंटू 0.1. log 5 is 0.7, log 4 is 0.6, so it is 2.3. ये टाइम मिनट में है. और K2 अगर हम सॉल्व करें तो वो क्या आएगा? K2 आ जाएगा 2.3/20 इंटू log ऑफ 25/15.7. इसको अगर हम 15 ले लें तो ये 5/3 हो जाएगा. सो 23/20 इंटू log 5 माइनस log 3. log 5 is 0.7, log 3 is 0.48. So 23/20 into 0.7 minus 0.48. 0.22. So it is also around 2.3. It is approximately 2.3. So both K are same, and that indicates that the reaction is first order because it satisfies the first order rate law. अब देखो एक सेकेंड क्वेश्चन है, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है. दो रेडियोएक्टिव एलिमेंट है A एंड B. ये दोनों आपस में बात कर रहा है. कह रहा है A से टू B, I am half of what you were when you are 1/4 of what I was. Moreover, I was 1.414 times what you were. यानी कि अगर हम B का इनिशियल t इज इक्वल टू 0 पे x ले लें तो A 1.414, इसको मैं ऐसे लिख रहा हूं √2 टाइम्स x होगा. मोर एवर आई वाज √2 टाइम्स व्हाट यू वेयर, यानी कि B जो इनिशियल x था अब A √2 टाइम्स. फिर कह रहा है कि आई एम हाफ ऑफ व्हाट यू वेयर, यानी कि किसी टाइम t के बाद A B के इनिशियल का हाफ हो गया, यानी कि ये x/2 हो गया. आई एम हाफ ऑफ व्हाट यू वेयर when you are 1/4 of what I was. और ये उतने टाइम में 1/4 ऑफ A हो गया इनिशियल का, यानी कि √2x अपॉन 4. सो x अपॉन 2√2 हो गया सेम टाइम में. A का हाफ लाइफ दिया है 8 डे, पूछा B का हाफ लाइफ क्या होगा. अब A के लिए क्या लिखेंगे? फॉर A K इज इक्वल टू ln2 अपॉन t हाफ 8 इंटू t इज इक्वल टू ln ऑफ √2x इनिशियल अपॉन r x/2 है. सो इट इज ln ऑफ 2√2. B के लिए फॉर B
अगर हाफ लाइफ के टर्म में लिखें तो ln2/t½ ऑफ b इंटू टी इज इक्वल टू ln ऑफ इनिशियल x/2√2. So it is also ln of 2√2. दोनों का RHS इक्वल है, इसका मतलब दोनों का LHS भी इक्वल होगा, और दोनों का LHS इक्वल करने के लिए this TB must also be 8. So both have same half life. दोनों का हाफ लाइफ सेम है, इक्वल है, समझ गए? सो हाफ लाइफ ऑफ B is also 8 days. नेक्स्ट आ जाओ थर्ड थोड़ा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है। कह रहा है नेचर डीके चेन सीरीज स्टार्ट विथ थोरियम and finally terminates to lead 208. A thorium ore sample was found to contain this much ml of helium at STP and this much gram of thorium. सबसे पहले हमें तो एक रिएक्शन लिखना पड़ेगा, डीके रिएक्शन लिखना पड़ेगा इसका। थोरियम 23290 going to lead 82 208 plus अल्फा पार्टिकल। न्यूक्लियर रिएक्शन में चार्ज और मास दोनों बैलेंस होना चाहिए। नीचे चार्ज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और ऊपर ये मास नंबर डिनोट करता है। अब 232 में से 208 को अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 24 आएगा। 24 का मतलब यहाँ पे 6 लगाना पड़ेगा। 6 4 जा 24 प्लस 208 32। अब चार्ज अनबैलेंस हो गया। लेफ्ट साइड में चार्ज है 90, राइट साइड में 82 एंड 6 इंटू 2 12, तो 82 एंड 12 94, 4 एक्स्ट्रा है, तो इसके लिए हमें 4 बीटा पार्टिकल साथ में और प्रोड्यूस करना पड़ेगा। अब जाके चार्ज बैलेंस हो जाएगा। अब thorium ore was found to contain 8 into 10 का पावर 5 ml of helium and this much gram of thorium. थोरियम का मास दिया हुआ है अभी 5 into 10 पावर -7 ग्राम, और हीलियम का वॉल्यूम दिया है 8 into 10 का पावर -5 ml -3 में और कर देता हूं लीटर, एसटीपी पे है, और ये आ जाएगा 8 into 10 का पावर -8 अपॉन 22.4 मोल हीलियम। और जब इसे सॉल्व करेंगे, जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो इसका कैलकुलेशन, ये तो हीलियम का मोल आएगा और इसको 6 से डिवाइड करेंगे तो थोरियम का मोल आ जाएगा, जिससे कि ये बना है, क्योंकि 1 मोल थोरियम से 6 मोल अल्फा हीलियम बन रहा है। सो मोल्स ऑफ थोरियम डिकेड आ जाएगा 8 into 10 का पावर -8 अपॉन 22.4 इंटू 6 से डिवाइड कर देंगे हीलियम के मोल को, तो थोरियम का मोल आ जाएगा, जिससे ये बना होगा। और जब इसे हम सॉल्व करते हैं, ये 5.95 इंटू 10 का पावर -10 मोल आ जाता है।
इसको अगर हम कन्वर्ट करें मोल में तो 5/232 इंटू 10⁻⁻7, और ये इनिशियल मोल, ये मोल अभी का, जस्ट 1 सेकेंड, ये मास इनिशियल है या इन नेचर डिके दिस थोरियम और सैंपल वाज फाउंड टू कंटेन दिस मच ml ऑफ हीलियम एट एसटीपी एंड दिस मच ग्राम ऑफ थोरियम। ये थोरियम का प्रेजेंट मास है, तो इतने मोल थोरियम के अभी हैं और इतने मोल डिके हो गए, तो इनिशियली कितना रहा होगा? इनिशियल मोल्स ऑफ थोरियम कितना रहा होगा? 5 इंटू 10⁻⁻7 अपॉन 232 प्लस 5.95 इंटू 10⁻⁻10, क्योंकि इतने मोल डिके कर गया हीलियम बनाने के लिए। इसकी जब हम वर्किंग करते हैं, जब इसे हम सॉल्व करते हैं, तो ये आ जाता है 5⁻7 divided by 232, it is 2.15 into 10⁻⁻9 plus 5.95 power minus 10, so it is 2.75 into 10⁻⁻9 मोल। ये इनिशियल मोल आ गया थोरियम का, यानी कि ये N0 आ गया, और अभी मोल है कितना? ये N है। तो यहां से हम सॉल्व कर लेंगे। ln2/t½ दिया हुआ है, ये किया जाएगा, इनटू T एज निकालना है, कितने टाइम में इतना हीलियम बना, इज इक्वल टू ln ऑफ, ये जो प्रेजेंट मोल है ये 5 इंटू 10⁻⁻7 डिवाइडेड बाय 232, ये आता है 2.15, ये आ जाता है 2.15 इंटू 10⁻⁻9, तो ये आ जाएगा ln ऑफ N0/n। So ln of N0 is 2.75 into 10⁻⁻9 divided by 2.15 into 10⁻⁻9। इसको जरा रफ सब करके सॉल्व करना पड़ेगा। So 2.15 into 10⁻⁻9 डिनोमिनेटर में है, 2.75 पावर -9 न्यूमरेटर में है, डिवाइड करने पे ये 1.275 आ जाता है, और इसका राउंड ऑफ करके लॉग नेचुरल ले लेते हैं, तो ये 0.24 आ जाता है, इट इज 0.24। यहाँ से टी आ जाएगा, वही एज हो जाएगा। टी क्या हो जाएगा? हाफ लाइफ, हाफ लाइफ का वैल्यू दिया हुआ है 1.39 इंटू 10⁻10, 1.39 इंटू 10⁻10 इंटू 0.24 डिवाइडेड बाय ln2 इज 0.693। इसको जब हम सॉल्व करेंगे, इंटू 1.39 पावर 10 divided by 0.693, it is 4.8 into 10⁻9। तो अब तो राउंड ऑफ किया होगा हमने, 4.89 आ रहा है, इधर 6.39 है, सो 4.89 into 10⁻5।
ठीक है ना? ठीक, to this thorium ore sample was found to contain this one helium and this one gram of thorium. ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4। ये कह रहा है कि मिक्सचर ऑफ प्लूटोनियम 239 एंड प्लूटोनियम 240 हैज ए स्पेसिफिक एक्टिविटी ऑफ दिस मच डीपीएस। स्पेसिफिक एक्टिविटी का मतलब ये हुआ कि 1 ग्राम मिक्सचर से इतना डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड हो रहा है। अब 1 ग्राम मिक्सचर में ऑफ प्लूटोनियम 239 एंड प्लूटोनियम 240 में हमें परसेंटेज बताना है। तो इसमें से ले लेते हैं x ग्राम प्लूटोनियम 239 एंड 1 माइनस x ग्राम प्लूटोनियम 240। ये मास है। तो अब एक्टिविटी इस मिक्सचर का क्या होगा? एक्टिविटी ड्यू टू प्लूटोनियम 239 एंड एक्टिविटी ड्यू टू प्लूटोनियम 240 का सम, और वो दे रखा है। सो एक्टिविटी ऑफ प्लूटोनियम 239 इज इक्वल टू एक्टिविटी dN by dt minus dN by dt is lambda n. So it will be lambda of 239 into n, और n क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ एटम्स, x अपॉन 239 मोल इंटू एवोगाड्रो नंबर अभी रखते हैं। और इसी तरह से एक्टिविटी ऑफ प्लूटोनियम 240 क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा लैम्डा ऑफ 240 इंटू 1 माइनस एक्स अपॉन 240 इंटू एवोगाड्रो नंबर, और इन दोनों को हम ऐड कर लें तो टोटल एक्टिविटी आ जाएगा। और ये क्वेश्चन में दे रखा है, ये दे रखा है 6 इंटू 10 का पावर 9, 6 इंटू 10 का पावर 9 डीपीएस इज इक्वल टू इन दोनों का सम, एक्टिविटी का सम लैम्डा। अब लैम्डा होगा ln2 अपॉन हाफ लाइफ, हाफ लाइफ 239 का 2.44 इंटू 10 का पावर 4 ईयर, 2.44 इंटू 10 का पावर 4 ईयर। अब इस ईयर को हमें चेंज करना होगा सेकंड में, क्योंकि इधर है डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड। तो वो वाला फैक्टर हम कॉमन बाहर ले लेंगे, इंटू x अपॉन 239, एवोगाड्रो नंबर भी कॉमन बाहर ले लेंगे, प्लस ln2 अपॉन दूसरे का हाफ लाइफ है 6.58 इंटू 10 का पावर 3, 6.58 इंटू 10 का पावर 3। कॉमन टर्म अभी हमने क्या बाहर निकाला है? कॉमन टर्म हमने बाहर निकाला है डिनोमिनेटर में, ये इधर 1 माइनस एक्स भी तो होगा, एवोगाड्रो नंबर डिवाइडेड बाय ईयर, 1 ईयर में 360 डेज लेते हैं, इंटू 24 आवर इंटू 3600 सेकेंड। यहां से इसको हम x के लिए सॉल्व करेंगे। x हमारा ऑब्जेक्टिव है सॉल्व करना। अब ये इक्वेशन थोड़ा सा टीडियस है, आप सॉल्व कर लेंगे। दिख रहा है आपको x ही इसमें अननोन है और x 1 में है, तो इसलिए प्लूटोनियम 239
100x% आ जाएगा। परसेंटेज के बेसिस पे आंसर करना है, x की वैल्यू 0.61 आ जाएगा तो 61% हो जाएगा। अब कैलकुलेशन आप ट्राई कर लेंगे। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 है द हाफ लाइफ टाइम ऑफ फर्स्ट ऑर्डर डिकम्पोजिशन ऑफ नाइट्रामाइड इज 2.1 आवर। हाफ लाइफ दिया है, पूछ रहा है ए टाइम टेकन फॉर दिस टू डिकम्पोज 99%। अब परसेंटेज में बात चल रही है तो इनिशियल अमाउंट कुछ भी हो उससे तो कोई मतलब ही नहीं है। क्या लिखेंगे? KT इज इक्वल टू ln ऑफ A नॉट 100 अपॉन n 100 माइनस 99, सो इट इज 2 ln 10। हाफ लाइफ दिया हुआ 2.1 आवर, सो ln 2 अपॉन 2.1 t हाफ इंटू t is equal to 2 ln 10, so t will be equal to 2 log of 10, बेस चेंज कर दिया मैंने, 2 log of 10 into 2.1 divided by log 2, so it will be 2 into 1 into 2.1 divided by 0.3, so how much? It will be 14 hour, है ना? It is going to be 14 hours. Second है volume of dry N2O produced at this point at STP 99% डिकम्पोज हो गया, 99% is decomposed and रिएक्शन दे रखा है, रिएक्शन सामने है, NH2 NO2 solid given N2O plus H2, इसके 62 होते हैं मोलर मास, तो 6.2 ग्राम अपॉन 62.1 मोल, 99% डिकम्पोज हो गया और इसके 1 मोल से इसका 1 मोल बनता है, तो अगर 99% डिकम्पोज हो गया तो इसका कितना बनेगा? इसका 0.1 इंटू 0.99 मोल फॉर्म, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा STP पे? इज इक्वल टू 0.099 इंटू 22.4, so it will be 0.099 into 22.4, so 2.217 लीटर हो जाएगा। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। कह रहा था हाफ लाइफ फॉर द रिएक्शन N2O5 गिविंग 2NO2 plus half O2 gas is 2.4 hour. Starting with 10 gram, what is the mass of N2O5 left after 9.6 hour? क्या इंपॉर्टेंट है इसमें? हाफ लाइफ 2.4 आवर और जिस टाइम पे सॉल्व करना है वो हाफ लाइफ के मल्टीपल में है, 4 गुना है, यानी कि हाफ लाइफ के मल्टीपल में है। तो हमने फॉर्मूला डिराइव किया था अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट रिमेनिंग आफ्टर n हाफ लाइफ के लिए, क्या था? अमाउंट ऑफ
reactant left after n half life यह था m0 इनिशियल इंटू 1/2 का पावर n. So m0 is 10 into 1/2 का पावर 4. So it is 10 by 16. If you solve it, it comes out to be 0.625 ग्राम. कहता है कि starting with 10 gram, what mass of N2O5 will be left? This much gram N2O5 left unreacted. अब फिर पूछा इसमें how much time is required to reduce this much molecule to this much molecule. हाफ लाइफ दिया हुआ है, क्या करेंगे? ये हो जाएगा इनिशियल, ये हो जाएगा बचा हुआ किसी टाइम टी पे. तो ln2/2.1 ये हो गया इंटू टी इज इक्वल टू ln ऑफ n0 5 इंटू 10 का पावर 10 अपॉन 10 का पावर 8. सो इट इज ln ऑफ 500. तो टी क्या आ जाएगा? यहां से टी आ जाएगा, दोनों साइड से 2.3 चेंज कैंसिल करके बेस 10 कर लो. log ऑफ 500 इंटू 2.1 डिवाइडेड बाय log ऑफ 2. log ऑफ 500 हो जाएगा log 5 प्लस 100 2.7 इंटू 2.1 अपॉन 0.37. So 2.7 into 7. Half life is 2.4. 2.4. So it will be 8. So 2.7 into 8, 21.6 hours. इतने प्रैक्टिस अगर हो तो फिर कोई नहीं ट्रैप कर सकता है आपको. और ये सब चीज़ें आगे चल के आप देखेंगे मॉडर्न फिजिक्स में भी है, रेडियो एक्टिविटी मॉडर्न फिजिक्स में ये सब कुछ वहाँ भी है. वहाँ आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं होगी, या कह सकते हो हेल्प मिलेगी. अब एक क्वेश्चन है, कह रहा है रेडियो एक्टिव आइसोटोप decay to give another isotope B with alpha particles. सबसे पहले रिएक्शन बैलेंस करके लिखो. जब इसका बैलेंस रिएक्शन लिखेंगे तो AZM, यहाँ पे Z एटॉमिक नंबर है और M मास नंबर है, ये जा रहा है इंटू BZ-6 M-12 प्लस अल्फा पार्टिकल इज नथिंग बट हीलियम. अब हमें एटॉमिक नंबर और मास नंबर दोनों बैलेंस करना है. मास नंबर 12 से कम हो रहा है और एटॉमिक नंबर 6 से. तो क्या मल्टीप्लाई यहां पे करें कि दोनों बैलेंस हो जाए? 3 से मल्टीप्लाई कर दो. 3 4 जा 12 मास नंबर यहां से प्लस माइनस 0 हो जाएगा. 3 2 जा 6 यहां से. ये है बैलेंस रिएक्शन. अब इसके m ग्राम ही लिया है. m ग्राम, इसमें m/m 1 मोल हो जाएंगे. ये हो गया इनिशियल. क्वेश्चन है कि if m gram of A are taken, how much helium will accumulate in 20 days at STP? हमें 20 दिन में पता करना है कि कितना हीलियम बनेगा. तो सबसे पहले हम पता करें 20 डेज पे हमें सॉल्व करना है. इसमें 2 हाफ लाइफ है.
तो हम देख लेते हैं ए बचेगा कितना। तो ए लेफ्ट इज इक्वल टू 1 मोल इंटू 1/2 का पावर 2, 2 हाफ लाइफ है, 1/4 मोल बचेगा। तो ए डीके कितना किया, 1 - 1/4, 3/4 मोल। सो हीलियम कितना फॉर्म हुआ, उसका 3 गुना, 3/4 इंटू 3, 9/4 मोल। यह आ जाएगा 9/4 इंटू 22.4 लीटर HSTP। जब इसको सॉल्व करेंगे ये 50.9 इंटू 22.4 डिवाइडेड बाय 4, 50.4 लीटर STP पे हीलियम बन जाएगा। समझ में आ रहा है कुछ? देन come to this question. Decomposition of H2O2 is a first order reaction. A solution of H2O2 labeled as 20 volume. अगर याद हो, वॉल्यूम स्ट्रेंथ इज इक्वल टू नॉर्मलिटी इंटू 5.6 होता था H2O2 में, रेडॉक्स रिएक्शन में, याद करो। तो हम कह सकते हैं कि वॉल्यूम स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मलिटी, और नॉर्मलिटी ही कंसंट्रेशन है। इसलिए H2O2 के लिए हम कह सकते हैं कि KT इज इक्वल टू ln ऑफ V0 बाई V लिख सकते हैं, वेयर V0 इनिशियल वॉल्यूम स्ट्रेंथ एंड V वॉल्यूम स्ट्रेंथ आफ्टर हाउ मच टाइम, 6 आवर। अब 6 आवर के बाद H2O2 को हमें एस्टिमेट करना है, उसका वॉल्यूम स्ट्रेंथ को। तो हमने क्या किया, 10 ml H2O2 लिया, आफ्टर 6 आवर की बात हो रही है ये सोल्यूशन। इसको हमने बना दिया 100 ml, और इसके 10 ml जिसकी नॉर्मलिटी अब मान लो n है, ये रिएक्ट कर रहा है 25 ml 0.025 मोलर इंटू 5 नॉर्मल पोटेशियम परमैंगनेट। ये 5 आ गया पोटेशियम परमैंगनेट का एन फैक्टर नॉर्मलिटी के लिए, N1V1 इज इक्वल टू N2V2। यहां से नॉर्मलिटी जब हम सॉल्व करते हैं तो ये आ जाता है, इसकी नॉर्मलिटी सॉल्व करके यहां से 0.3125, ये 0.3125, और ये जो नॉर्मलिटी होगा 10 ml को हमने 10 गुना डाइल्यूट कर दिया है, तो यहाँ पे H2O2 का नॉर्मलिटी इसका 10 टाइम्स हो जाएगा, 10n हो जाएगा, यानी कि 3.125 हो जाएगा। और इसको वॉल्यूम स्ट्रेंथ में चेंज कर दें तो therefore V इज इक्वल टू हो जाएगा 3.125 इंटू 5.6, नॉर्मलिटी को 5.6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वॉल्यूम स्ट्रेंथ आता है, यह आ जाएगा 17.5। बस अब सॉल्व कर देंगे उस इक्वेशन को। इसमें निकालना क्या है, हाफ लाइफ ही है ना कि रेट कांस्टेंट, सीधा के निकालना है। तो यहां से
k इंटू 6 इज इक्वल टू ln ऑफ 20/17.5। यहाँ से k को सॉल्व करने पे इसके आंसर में एरर है, इसका आंसर आता है 0.022 आवर इनवर्स, 0.022 आवर इनवर्स। समझ गए? क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड मैनिपुलेशन है, मैं आपको आइडिया दे दे रहा हूं केवल कि करना क्या है। इसमें 2a गिविंग 3b प्लस c प्लस 4d है। इनिशियल प्रेशर है P0। किसी टाइम t पे अगर हम ये ले लें कि इसमें से 2p चला गया, इधर इसका 3p, इसका p/2 और इसका 4p, और इसलिए टोटल p इज इक्वल टू सबका सम P0 प्लस 11/2 p आ जाएगा। और यहाँ से हम इस p के लिए इसको सॉल्व कर सकते हैं, या इसको अभी रहने देते हैं। टोटल प्रेशर और इनिशियल प्रेशर में रिलेशन आ गया। और काइनेटिक्स क्या लगेगा यहाँ पे, k इंटू टी इज इक्वल टू ln ऑफ P0 अपॉन P0 माइनस 2p। तो क्वेश्चन है कि टोटल प्रेशर क्या होगा 2t के बाद। तो अब इसे हम 2t के लिए सॉल्व करते हैं। अब इसे अगर हम लिखेंगे 2 टाइम्स t इंटू k, ये हो जाएगा ln ऑफ P0 अपॉन P0 माइनस 2p डैश। उस टाइम के बाद हमने 2p डैश का डिग्री ले लिया, और kt का वैल्यू ऊपर से रख देते हैं, तो ये हो जाएगा 2 इंटू kt, 2 इंटू ln ऑफ P0 अपॉन P0 माइनस 2p डैश। अब यहां से हमें एक रिलेशन लेना पड़ेगा, P0 अपॉन P0 माइनस 2p डैश इज इक्वल टू P0 का स्क्वायर, ये 2 पावर में गया सबका, अपॉन P0 माइनस 2p डैश होल स्क्वायर। ये एक तो कट जाएगा, इसको सिंप्लीफाई करके, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये सॉरी ये 2p डैश यहाँ नहीं है, इधर है p डैश, इधर तो p है। तो यहां से एक रिलेशन आएगा बिटवीन p एंड p डैश, और टोटल प्रेशर यहां का क्या हो जाएगा, टोटल प्रेशर अगर p डैश ले लें टोटल, क्या हो जाएगा P0 प्लस 11/2 p डैश। तो हमें इन दोनों इक्वेशन को लेके p और p डैश को एलिमिनेट करना है और कैपिटल P डैश सॉल्व करना है। ट्राई करना। नेक्स्ट, अब एक इक्वेशन दिया गया है हमें, और कहा जा रहा है कि बाय इंटीग्रेशन एक्सप्रेस करो c एज ए फंक्शन ऑफ t। कंसंट्रेशन को टाइम के फंक्शन में एक्सप्रेस करना है। देखते हैं, अगर हम इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दें तो क्या आ जाएगा, dc इंटू 1 प्लस बीटा सी इज इक्वल टू अल्फा सी dt। आ जाएगा ना। तो कंसंट्रेशन dc प्लस बीटा dc इज इक्वल टू दिस। तो अगर हम इसको एक्सपैंड करके मैं लिख रहा हूं,
ये हो जाएगा बीटा सी, सॉरी ये हो जाएगा सिंपली डी सी प्लस बीटा सी इंटू डी सी इज इक्वल टू अल्फा सी डी टी। अब सी से डिवाइड कर दो दोनों साइड, ये हो जाएगा डी सी बाई सी प्लस बीटा डी सी इज इक्वल टू अल्फा डी टी। अब इंटीग्रेट कर दो दोनों साइड, तो क्या आ जाएगा, इधर हो जाएगा ln ऑफ c प्लस बीटा सी इज इक्वल टू अल्फा टी प्लस सम कांस्टेंट। इंडेफिनिट इंटीग्रेशन है, मान लेते हैं ये कांस्टेंट k है। तो एक्सप्रेस हो गया कंसंट्रेशन और टाइम में रिलेशन। अब पूछ रहा है व्हाट इज द एक्सप्रेशन फॉर हाफ लाइफ। उसके लिए इस कांस्टेंट को पहले तो हमें वर्कआउट करना होगा। तो एट t इज इक्वल टू 0 c इज इक्वल टू c0। अगर सब्स्टिट्यूट करें तो ये कांस्टेंट क्या आ जाएगा, ln ऑफ c0 प्लस बीटा c0 इज इक्वल टू दैट कांस्टेंट k। अगर हम ऊपर वाले इक्वेशन में इसको रख दें तो क्या रिलेशन बन जाएगा, ln ऑफ c प्लस बीटा c इज इक्वल टू अल्फा टी प्लस ln ऑफ c0 प्लस बीटा c0। अब इसे हम क्या कंसंट्रेशन और टाइम को सेपरेट करते हैं, तो अल्फा टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ln ऑफ c अपॉन c0, ln c0 इधर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, प्लस बीटा c माइनस c0। अब हाफ लाइफ के लिए क्या करना है, एट t is equal to t half c will be c0 by 2। सब्स्टिट्यूट करो तो अल्फा t half will be equal to ln of c is equal to c0 by 2, c0 by 2 upon c0, so plus beta c is c0 by 2 minus c0, so it will be ln of 1 by 2 minus बीटा c0 by 2। तो हाफ लाइफ क्या आ गया, 1 by अल्फा ln 2 माइनस ये हमारा 1 by 2 क्यों आ रहा है, मैंने रफ में कहीं किया तो था, अल्फा टी इज इक्वल टू ln c माइनस ln c0 प्लस बीटा c माइनस बीटा c0, c0 so c अपॉन c0, c0 by 2, गड़बड़ है ये, इसका आंसर में चेंज आएगा, वो नहीं आएगा। सो टी हाफ इज व्हाट, टी हाफ इज 1 by अल्फा ln ऑफ 1 by 2 माइनस बीटा बाय अल्फा c0 by 2, ऊपर ln 2 है वो नहीं होगा,
ln1/2 होगा, बाकी तो सब ठीक है। ये होगा इसका हाफ लाइफ का एक्सप्रेशन। वैसे डेरिवेशन एक बार आप चेक कर लेंगे। तो इस तरह से हमने इसे सॉल्व किया DPP 2.2 को। नेक्स्ट में अब हम मेथड फॉर डिटरमिनिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन देखने जा रहे हैं, और उसमें मेथड फॉर डिटरमिनिंग ऑर्डर, और इसमें थर्ड मेथड बच गया था, फ्रॉम रिएक्शन मैकेनिज्म। अब ये मेथड तो बड़ा सिंपल है, लेकिन वहां तक जाने के पहले अब काफी बैकग्राउंड बनाना पड़ेगा, काफी कुछ चीजों को पहले देखना पड़ेगा। मैकेनिज्म क्या है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ढेर सारे मैकेनिज्म आप पढ़ते होंगे। मैकेनिज्म इज द पाथ ऑफ ए रिएक्शन। किसी रिएक्शन के पाथ को डिस्क्राइब करता है कि रिएक्शन कैसे हो रहा है। क्या सीधा रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जा रहा है, या बीच में इंटरमीडिएट भी बन रहा है? अगर बन रहा है तो कितने इंटरमीडिएट बन रहे हैं? ये सब बातों को थ्योरेटिकली हम विद द हेल्प ऑफ थ्योरी डिस्क्राइब करते हैं, विच इज कॉल्ड मैकेनिज्म ऑफ ए रिएक्शन। तो अगर कोई आपसे एक लाइन पूछे कि व्हाट इज मैकेनिज्म, देन इट इज path followed by reaction। एटॉमिक मॉलिक्यूलर लेवल पे क्या हो रहा है, दैट इज डिस्क्राइब थ्रू रिएक्शन मैकेनिज्म, एंड इट इज बेस्ड ऑन ए थ्योरी कॉल्ड कोलिजन थ्योरी। कोलिजन थ्योरी कहता है कि basis of any chemical reaction is collision between the reacting species. When the reactant collide, some old bonds may break and some new bonds may form, and that is how chemical reaction takes place. So a chemical reaction is nothing but a reorganization of chemical bond. केमिकल रिएक्शन में केमिकल बॉन्ड की रीऑर्गेनाइजेशन होती है, जिसमें कुछ पुराने बॉन्ड ब्रेक होते हैं, कुछ न्यू बॉन्ड फॉर्म होते हैं, एंड हाउ इट हैपेंस बाय कोलिजन। सो द फर्स्ट टर्म वी नीड टू डिफाइन हियर इज कॉल्ड molecularity। Molecularity is the number of particles, number of atoms or molecules or ions reaching simultaneously to a point and colliding। किसी एक पॉइंट पे एक टाइम पे कितने पार्टिकल आए और कोलाइड किए, दैट इज कॉल्ड मॉलिक्यूलरिटी। सो इट इज नंबर ऑफ particles reaching to a common point simultaneously
and colliding. अगर दो पार्टिकल अप्रोच किया और आपस में कोलाइड किया तो कहेंगे कि इस कोलिजन की मॉलिक्यूलरिटी 2 है। अगर थ्री पार्टिकल साइमल्टेनियसली एक पॉइंट पे आता है और कोलाइड करता है तो मॉलिक्यूलरिटी 3 है, एंड सो अगर 4 पार्टिकल एक स्क्वायर के कॉर्नर से अप्रोच करता है और साइमल्टेनियसली एक पॉइंट पे आके कोलाइड करता है, देन मॉलिक्यूलरिटी 4। सो मॉलिक्यूलरिटी इज द नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन्वॉल्व in a specific event of collision. अब इसके बारे में हम क्या कह सकते हैं? मॉलिक्यूलरिटी की क्या प्रॉपर्टी यहां से देखना है? प्रॉपर्टीज ऑफ मॉलिक्यूलरिटी। सबसे पहले हायर मॉलिक्यूलरिटी आर लेस प्रोबेबल। मॉलिक्यूलरिटी 2 सबसे ज्यादा प्रोबेबल होता है। SN2 रिएक्शन, E2 रिएक्शन, तीन पार्टिकल साइमल्टेनियसली एक ही पॉइंट पे आ जाए, इसकी प्रोबेबिलिटी कम है कंपेयर टू द 2 पार्टिकल कमिंग टुगेदर एट वन पॉइंट। और 4 पार्टिकल इकट्ठा एक जगह आ जाए, उसकी प्रोबेबिलिटी और कम है। इसको एक सिंपल से एग्जांपल से मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। रोड पे 2 कार के टक्कर होते अक्सर देखे होंगे, उस समय उसकी मॉलिक्यूलरिटी 2 है। लेकिन किसी ट्राई जंक्शन पे साइमल्टेनियसली तीनों साइड से कार आ जाए और टकरा जाए, इसकी प्रोबेबिलिटी कम होती है। और किसी चौराहे पे चारों तरफ से कार एक ही टाइम पे आ जाए और टकरा जाए धड़ाम, उसकी पॉसिबिलिटी और कम है। सो हायर मॉलिक्यूलरिटी आर लेस प्रोबेबल, लोअर मॉलिक्यूलरिटी आर मोर प्रोबेबल। दूसरा, मॉलिक्यूलरिटी हमेशा नेचुरल नंबर होगा। मॉलिक्यूलरिटी कैन बी 1, मॉलिक्यूलरिटी कैन बी 2, मॉलिक्यूलरिटी कैन बी 3, मॉलिक्यूलरिटी कैन नॉट बी 0, मॉलिक्यूलरिटी कैन नॉट बी फ्रैक्शनल। किसी मॉलिक्यूल का आधा पार्ट जाके नहीं टकराएगा, टकराएगा तो पूरा ही टकराएगा। सो मॉलिक्यूलरिटी कैन नॉट बी फ्रैक्शनल, मॉलिक्यूलरिटी कैन नॉट बी नेगेटिव, ऑर्डर ये सब हो सकता है। सो मॉलिक्यूलरिटी is always a natural number, that is 1, 2, 3. It cannot be 0, negative, फ्रैक्शनल नहीं हो सकता। किसी एक रिएक्शन का एक ही ऑर्डर होता है, वो ऑर्डर 1 हो सकता है, हाफ हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है। एक रिएक्शन में 2 तरह के ऑर्डर नहीं हो सकते। लेकिन एक रिएक्शन में मॉलिक्यूलरिटी
कई हो सकते हैं। हमें मालूम है कि एक एक रिएक्शन कई कई स्टेप्स में कंप्लीट होते हैं। हो सकता है फर्स्ट स्टेप की मॉलिक्यूलरिटी 2 हो और सेकंड स्टेप की मॉलिक्यूलरिटी 3 हो। सो मॉलिक्यूलरिटी एक रिएक्शन के लिए, एक रिएक्शन में कई तरह के हो सकते हैं। A reaction may have more than one types of molecularity। तो मॉलिक्यूलरिटी की ये प्रॉपर्टी और साइमल्टेनियसली मैंने इसको ऑर्डर से कंपेयर भी कर दिया। अब एलिमेंट्री एंड कॉम्पोजिट रिएक्शंस थोड़ा सा जानते हैं। एलिमेंट्री रिएक्शन वो रिएक्शन जो एक ही स्टेप में हो जाए, जिसमें कोई रिएक्टिव इंटरमीडिएट नहीं बने। SN2 रिएक्शन में भी पढ़ा होगा आपने अल्काइल हैलाइड में। E2 रिएक्शन पढ़ा होगा, उसमें कोई रिएक्टिव इंटरमीडिएट नहीं बनता। दे आर एलिमेंट्री रिएक्शन। Elementary reactions are those reactions in which no reactive intermediate, no reactive intermediates are formed। वैसे रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी ही ऑर्डर हो जाती है। एग्जाम्पल इसका हम लिख सकते हैं SN2 रिएक्शन, E2 रिएक्शन, ये सब वन स्टेप रिएक्शन है। In case of elementary reactions, molecularity is also order। और इसलिए SN2 रिएक्शन को हम बाइमोलिकुलर भी कहते हैं और सेकेंड ऑर्डर भी कहते हैं। ये दोनों अलग अलग चीज है, बट वो एलिमेंट्री है, इसलिए मॉलिक्यूलरिटी 2 हो गया। E2 रिएक्शन को हम बाइमोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन कहते हैं और सेकेंड ऑर्डर होता है। ये दो अलग अलग चीज है। सो इन केस ऑफ एलिमेंट्री रिएक्शन मॉलिक्यूलरिटी सेम एज ऑर्डर। इससे हम क्या कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं कि एलिमेंट्री रिएक्शन का ऑर्डर हमेशा नेचुरल नंबर होगा। नेचुरल नंबर है तो ऑर्डर तो रिएक्शन एलिमेंट्री होगा, इसकी गारंटी नहीं है। लेकिन अगर रिएक्शन एलिमेंट्री है तो ऑर्डर नेचुरल नंबर होगा, ये गारंटीड है। सो एलिमेंट्री रिएक्शन always have नेचुरल नंबर ऑर्डर। तो अगर किसी रिएक्शन का ऑर्डर 0 है, फ्रैक्शनल है, निगेटिव है, तो एक बात तो तय है कि एलिमेंट्री नहीं होगा। लेकिन इसका रिवर्स ट्रू नहीं है। अगर नेचुरल नंबर है तो एलिमेंट्री की गारंटी नहीं है। हो सकता है ऑर्डर 2 हो, 2 रिएक्टेंट हो, एक के रिस्पेक्ट में 1/2 और एक के रिस्पेक्ट में 3/2 ऑर्डर हो।
तो सम तो 2 हो जाएगा, लेकिन वो मॉलिक्यूलरिटी नहीं हो सकता, वो 1/2 3/2। और इसलिए नेचुरल नंबर है तो एलिमेंट्री की गारंटी नहीं है, एलिमेंट्री है तो नेचुरल की गारंटी। कंपोजिट रिएक्शन इसका उल्टा होता है। कंपोजिट रिएक्शन, those reactions which occur in more than one sequential steps, एक के बाद एक के बाद एक। तो कंपोजिट रिएक्शन में अगर कई स्टेप्स हैं तो जो स्लोएस्ट स्टेप होगा उसकी मॉलिक्यूलरिटी से ऑर्डर डिटरमिन होगा, उसकी मॉलिक्यूलरिटी रिएक्शन की ऑर्डर नहीं होगी, उससे डिटरमिन होगा। इन केस ऑफ composite reaction, in case of composite reaction, molecularity of the slowest step determine the order of reaction. Molecularity of the slowest step determine the order of reaction. अब ये सब होता कैसे है, जरा इसको सीखते हैं। सपोज करो एक सिचुएशन है, कह रहा है कि डिकम्पोजिशन ऑफ ओजोन इनटू ऑक्सीजन एज फॉलोइंग मैकेनिज्म। O3 फर्स्ट स्टेप में डिकम्पोज होकर दे रहा है O2 प्लस नेसेंट ऑक्सीजन, और ये रिवर्सिबल स्टेप है जिसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc है, और ये फास्ट स्टेप। स्लो स्टेप में O3 इस नेसेंट ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके 2O2 बना दे रहा है, और ये स्लो स्टेप है जिसका रेट कांस्टेंट K है। हमें इससे रेट लॉ डिराइव करना है। देखते हैं स्लोएस्ट स्टेप सेकेंड वाला। तो सेकेंड वाले को हम एक एलिमेंट्री रिएक्शन की तरह ट्रीट करेंगे और कहेंगे कि रेट विल बी इक्वल टू रेट कांस्टेंट इनटू कंसंट्रेशन ऑफ O3 इनटू कंसंट्रेशन ऑफ O। लेकिन रेट लॉ में एक्चुअल रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आना चाहिए, रिएक्टिव इंटरमीडिएट नहीं आना चाहिए, और अगर आ गया तो उसको एलिमिनेट करना पड़ेगा। अब ये एलिमिनेट ऑक्सीजन कैसे होगा, नेसेंट ऑक्सीजन फास्ट स्टेप से। फास्ट स्टेप में अगर Kc लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ O2 इंटू O अपॉन O3, और यहाँ से इस O को सब्सटीट्यूट कर देंगे R में, तो R हो जाएगा K इंटू O3
इंटू Kc इंटू O3 अपॉन O2। ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, ये दोनों मिलकर बन जाएगा एक न्यू कांस्टेंट इंटू कंसंट्रेशन ऑफ O3 का पावर 2, कंसंट्रेशन ऑफ O2 का पावर -1। ये हो गया रेट लॉ फॉर द डिकम्पोजिशन ऑफ ओजोन। ऐसे हम करते हैं मैकेनिज्म से रेट लॉ को डिराइव। एक और सिचुएशन लेते हैं। डिराइव रेट लॉ फॉर NO plus O2 given 2NO2। मैकेनिज्म इसका दिया जा रहा है 2NO in the first step, sorry 2NO in the first step जिसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc है, दे रहा है N2O2 और N2O2 फिर स्लो स्टेप में ऑक्सीजन के साथ दे रहा है 2NO2। अब सेकेंड रिएक्शन से रेट लॉ डिराइव होगा। रेट इज इक्वल टू व्हाट? K इंटू N2O2 इंटू O2। अब इसमें N2O2 रिएक्टिव इंटरमीडिएट है, ये रिएक्टिव इंटरमीडिएट है, इसे एलिमिनेट करना पड़ेगा। कहाँ से एलिमिनेट होगा? ऊपर वाले फास्ट रिएक्शन से। Kc क्या हो जाएगा? कंसंट्रेशन ऑफ N2O2 अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ NO2 और यहाँ से N2O2 को सब्स्टिट्यूट कर देंगे रेट लॉ में, तो रेट आ जाएगा K इंटू O2 इंटू N2O2 के लिए लिखेंगे Kc इंटू NO का स्क्वायर। ये आ जाएगा K डैश। K डैश क्या हो गया? K इंटू Kc का प्रोडक्ट इंटू NO का स्क्वायर इंटू O2। एक थर्ड ऑर्डर रिएक्शन आ गया जहाँ पे K डैश क्या है? K इंटू Kc है। तो इस तरह से हम मैकेनिज्म से रेट लॉ को डिराइव करते हैं। एक आध और एग्जांपल हम देख सकते हैं इसमें। एग्जाम्पल एक आध और देख सकते हैं। कह रहा है डिराइव रेट लॉ फॉर CO प्लस Cl2 गिवन COCl2। फॉस्जीन गैस का फॉर्मेशन का रेट लॉ डिराइव करना है। अब दिया जा रहा है मैकेनिज्म इसका Cl2 इन फर्स्ट स्टेप जिसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc है, डिकम्पोज कर रहा है इनटू 2Cl रेडिकल। दैट Cl रेडिकल कंबाइनिंग विथ CO इन अनदर फास्ट स्टेप जिसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc डैश है इनटू COCl रेडिकल, and that COCl radical reacting with Cl2 again, but now in slow step, giving COCl2 plus Ca। अब ये है स्लोएस्ट स्टेप थर्ड वाला,
और इसलिए हम लिखेंगे रेट इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट इंटू Cl2 इंटू COCl। COCl एक रिएक्टिव इंटरमीडिएट है, इसे हम यहां से एलिमिनेट करेंगे। यहां पे Kc डैश क्या हो जाएगा, COCl अपॉन Cl रेडिकल इंटू CO। तो COCl यहां से अगर सब्स्टिट्यूट करें तो क्या हो जाएगा, यहां से COCl को अगर सब्स्टिट्यूट करें तो यह आ जाएगा K इंटू Cl2 इंटू COCl के लिए यहां से लिखेंगे Kc डैश इंटू Cl रेडिकल इंटू कार्बन मोनोऑक्साइड। कॉन्स्टेंट को इकट्ठा कर देते हैं, K इंटू Kc डैश इंटू CO इंटू Cl2 इंटू Cl रेडिकल। अब Cl रेडिकल को ऊपर से सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, ये हो जाएगा Kc इज इक्वल टू Cl रेडिकल का स्क्वायर अपॉन Cl2। तो Cl रेडिकल यहाँ से Cl रेडिकल ऊपर से सब्स्टिट्यूट करेंगे, ये हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा Kc डैश CO Cl2 इंटू Cl रेडिकल। Cl रेडिकल इज Kc अंडर रूट Cl2 कंसंट्रेशन 1/2। सारे कांस्टेंट को इधर कर दो, Kc रूट इंटू Kc डैश इंटू CO प्लस Cl2 का पावर 3/2। इसके लिए एक कांस्टेंट हम ले सकते हैं सबके लिए, K डैश इंटू CO इंटू Cl2 का पावर 3/2। तो इस तरह से रेट लॉ डिराइव होता है। तो आज मैंने आपको मेथड फॉर डिटरमिनिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कंप्लीट करवा दिया। अब नेक्स्ट क्लास में थोड़ा सा एक मीन लाइफ पढ़ना है, फिर उसके बाद एक स्यूडो यूनिमोलिकुलर रिएक्शन पढ़ना है, एंड देन स्टार्ट हो जाएगा सेकेंड हाफ ऑफ काइनेटिक्स विच इज इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन। तो आज के लिए इतना काफ़ी है।